Dear students of Standard 9, as in previous chapter we have discussed or studied that the cell is the structural and functional unit of life. That means either animal or plant, the basic unit of their body is cell. In case of unicellular organism, a single cell is capable to perform all the vital activity of life as digestion, respiration, excretion. Example is amoeba. While in multicellular organism have well-defined developed division of labor to perform the different vital processes of life. Like muscle cells are responsible for movement, blood cells for transportations, the materials, nerve cells to carry messages, etc. क्या देखे हम लोग कि जैसे कि पिछले क्लास में और पिछले चैप्टर में हम लोग डिस्कस किए थे, तो फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। तो सर्टेनली ये प्लांट्स में भी होगा और एनिमल में भी होगा। ठीक, इसका मतलब कि किसी भी प्लांट और एनिमल्स का बेसिक यूनिट जो है वो सेल है। तो ये सेल, अब हम लोग बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, तो ठीक है, अमीबा में ये सारा बॉडी के फंक्शंस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशंस, ये सारे जो हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन देखते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं उनमें एक डिफाइंड कह सकते हैं डेवलप्ड डिवीजन ऑफ लेबर, काम जो संपादित होता है उसके लिए स्पेसिफिक टाइप का एक काम करने के लिए, अलग काम करने के लिए अलग तरह के सेल्स का अरेंजमेंट होता है। तो जैसे हम मूवमेंट के लिए हमारा मसल्स हेल्पफुल होता है शरीर में, एक जगह से दूसरे जगह तक इनसाइड बॉडी जो मटेरियल्स हैं, इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, उसको पहुंचाने के लिए ब्लड सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं हमारे शरीर में, जो कि मैसेज को कैरी करते हैं एक बॉडी के एक जगह से दूसरे पार्ट में। तो इन सब बातों को हम लोग क्यों डिस्कस करते हैं यहाँ? In complex multicellular organism, cells of same shape and characteristics are organized into group to carry out common functions. Each such group of cells from tissue as well as some tissues are formed of cells of different shape and size, बट दे आर फ्रॉम द सेम ओरिजिन। मतलब कि इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये सेल्स जो हैं आइदर सेम आकार प्रकार में और उनके कार्यशैली जो हैं वो सिमिलर होंगे, तो सारे ऑर्गेनाइज हो करके एक ग्रुप में और एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शंस को करते हैं, संपादित करते हैं, तो इसको हम टिश्यू कहते हैं। ऐसे सारे समूह में उपस्थित सेल्स जो कि हो सकता है कि सिमिलर हो, लेकिन ये मे बी कि ये डिफरेंट तरह के भी हो सकते हैं, अलग अलग आकार और प्रकार के भी हो सकते हैं, साइज एंड शेप में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका ओरिजिन एक ही तरह से, उत्पत्ति एक ही तरह के से होगा। तो इस
ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग टिश्यू कहते हैं। तो इसीलिए सेल्स के बाद नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, टिश्यू। So this is the background of this chapter, and these perform the same function. The group of T cells that is known as the tissue that performs the same functions. So we can say a tissue is defined as a group of cells with a similar structure organized to do a common function. तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि ये उत्तक टिश्यू जो है, ये इसको डिफाइन करने के लिए कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो होंगे और एक ही आकार प्रकार के होंगे और ऑर्गेनाइज होकर के कॉमन फंक्शन को प्रदान करते हैं, संपादित करते हैं, इसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। ऑल्दो द बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल are same, but there are some differences at the organizational level of tissue. हम लोग यहाँ दोनों के केस में, प्लांट के केस में भी और एनिमल के केस में भी जो बात कर रहे हैं अभी सेल्स और टिश्यू का, तो कंपैरेटिवली दोनों की बात करते हैं। तो देखते हैं क्या कि ऑल्दो दोनों का जो देखने में जो है स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर दोनों के सेल्स और टिश्यू का लगभग एक ही तरह का होता है, फिर भी उसमें कुछ अंतर भी होता है, जिन अंतरों को हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो प्लांट में और एनिमल्स के टिश्यू में स्ट्रक्चरल लेवल पर और फंक्शनल लेवल पर, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर क्या क्या अंतर होगा उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। चलो लेट अस कंसीडर फर्स्ट, plants are usually fixed, they do not move, but animals move usually in search of food, shelter and for their mate. Exceptional is few algae. Second, plant tissues are dead and supportive. They no longer have living protoplasm, but animal tissue have living cells and tissues. Third one, plants do not move, so they do not require much energy, but animals required much energy for their movement, search of food, shelter, for mating, etc. Fourth, plants have some localized regions. Some tissues can divide throughout the life, but in case of animals, there is no such distinct region. Animals grow uniformly. प्लांट के एक लोकलाइज्ड रीजन में कुछ टिश्यू लोकलाइज्ड रीजन में जीवन पर्यंत उनका विभाजन होता रहता है और उनमें ग्रोथ होता रहता है, जबकि एनिमल्स में जो है ये यूनिफॉर्मली ग्रो होता है। पांचवा, इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इज टू मच कॉम्प्लेक्स एज वेल एज वेरी मच सेंसिटिव दैट प्रोवाइड द एनिमल्स स्पेसिफिक एडेप्टेशंस, बट these are not shown in plants. Now हम लोग क्या देखें यहाँ कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो होते हैं उसमें कुछ टिश्यू सेल्स वेरी कॉम्प्लेक्स, टू मच कॉम्प्लेक्स होते हैं और पर्टिकुलर सेंसिटिव फंक्शंस को परफॉर्म संपादित करते हैं और उन्हें अनुकूलन क्षमता प्रदान करते हैं, जबकि प्लांट में ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली ये 5 डिफरेंस हम लोग देखें। नाउ वी विल डिस्कस हियर द डिटेल्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल व्यू ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। हम लोग आगे क्या करते हैं कि देखते हैं कि ये सब तो बेसिक बात हुई। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बेसिकली जो प्लांट और एनिमल टिश्यू हैं उसमें इसके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट कैसे होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है।
यानी इस चैप्टर में हम लोग नक्सल में कहें तो ये डिस्कस करेंगे कि प्लांट और एनिमल्स के स्ट्रक्चर, डिटेल्स स्ट्रक्चर डिफरेंट तरह के प्लांट में और एनिमल्स में भी, और उसके फंक्शंस के बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। We are talking first of all plant tissue. According to the ability of mature cells of tissue to divide and produce new cells, the plant tissues are basically are of two types, that is meristematic tissue and permanent tissue. क्या कहा कि प्लांट के सेल्स में एक क्षमता है, विभाजन क्षमता। तो उस विभाजन क्षमता के आधार पर बेसिकली हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं उसको डिटेल स्टडी के लिए कि इसे दो तरह के कैटेगराइज कर सकते हैं। बेसिकली दो तरह के इस प्लांट सेल से बने हुए टिश्यू के बारे में हम दो तरह से इसको डिवाइड करके जान सकते हैं, एक जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। तो अब इस दोनों के बारे में अलग अलग फिर से हम लोग चर्चा करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज सेल्स आर कैपेबल टू डिवाइड बट परमानेंट टिश्यू सेल्स कैन नॉट डिवाइड। इस दोनों में अंतर क्या होगा, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होंगे उनके सेल्स कंटिन्यूस डिवाइड करते रहेंगे एंड परमानेंट टिश्यू के सेल डिवीजन में भाग नहीं लेते, यानी फर्दर उनका डिवीजन नहीं होता है। दीज आर द टू बेसिक डिफरेंसेस। नाउ वी आर टॉकिंग फॉर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स that can present in the growing region of plants, as example tips of the roots and stems. In this type of tissues, the cells are round, oval, rectangular, polygonal, but they are closely fitted to each other. That means have no intracellular spaces. These cells have thin cellulose walls, dense cytoplasm and prominent nuclei. So हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल होंगे वो क्या क्या उनमें खूबी हो, क्या कैसे उसको हम लोग डिवाइड करके और अलग करके पढ़ते हैं, मेरिस्ट में क्या क्या उनकी स्पेसिफिक उसको क्या बोले महत्वपूर्ण बातें हैं उनमें। तो उनके सेल जो होते हैं वो एक्टिवली डिवीजन, यानी उनका फर्दर कंटिन्यूअस ग्रोथ एक्टिवली होता रहता है बराबर। उनके सेल्स जो हैं वो राउंड, ओवल, रेक्टेंगुलर, पॉलीगोनल सभी तरह के हो सकते हैं, लेकिन एक खास बात होती है कि इनमें पाए जाने वाले सेल्स एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होते हैं। इस एक सेल और दूसरे सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, दैट इज नोन एज द इंट्रासेलुलर स्पेस। इनके साइटोप्लाज्म डेंस होते हैं और इनके वाल जो होते हैं सेलुलोज के बने होते हैं, तो वेरी थीन सेलुलोज वाल बने होते हैं और एक दूसरे से कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ ओरिजिन, दीज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फर्दर हम लोग, अब पूरे प्लांट में सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो होगा नहीं, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहाँ जहाँ होगा फिर भी उसको हम लोग उसके उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। क्या क्या, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब प्राइमरी देखो, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि पहले तो दो तरह से बांटे, जिसमें पहला हुआ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की क्या खासियत है उसके बारे में चर्चा किए। अब अभी हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, नाउ वी आर टॉकिंग कि वो कहाँ और किस रीजन में होगा, उसके आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का भी हम लोग
अध्ययन करेंगे कि वो अलग अलग प्रकार के और किस किस रीजन में होते हैं उसके आधार। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी हम लोग दो भाग में बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं। एक प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम द एम्ब्रायो, जब फर्टिलाइजेशन होता है और एम्ब्रायो बनते हैं तो एम्ब्रायो का फर्दर डेवलपमेंट होता है। कैसे होता है कि उसके सेल्स डिवीजन करते रहते हैं और फर्दर ग्रो करते रहते हैं। तो जो डायरेक्टली इस एम्ब्रायो से डिराइव्ड होगा उसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा होगा सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर डेवलप्ड लेटर इन द लाइफ ऑफ प्लांट एंड दैट फॉर्म परमानेंट टिश्यू। मतलब कि इस एम्ब्रायो के डेवलपमेंट में फर्दर जो एक्टिवली सेल्स पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाएंगे। लेकिन कुछ समय बाद उनकी क्षमता खत्म हो जाएगी। एट द लेवल ऑफ द लेटर ऑन or extent they are not capable to divide further, so these are known as a क्या प्राइमरी बोला, दूसरा सेकेंडरी। तो दूसरा वाला जो हो गया वो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, जो बाद में जाकर के यही प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परिवर्तित हो जाते हैं सेकेंडरी। नाउ ये तो हम लोग एक तरीके से एक आधार बना करके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाइफर्केशन के बारे में अभी बात किया। अब देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द पोजीशन बेस्ड ऑन वी कैन डिवाइड द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेसिकली आर ऑफ 3 टाइप्स। यानी पौधों में उसके पोजीशन यानी किस किस पोजीशन पे इस तरह के टिश्यू पाए जाते हैं उसके आधार पर अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग 3 तरह से बांट करके उसका फर्दर स्टडी करते हैं। पहला एपिकल। 3 तरह कौन कौन से? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट, एपिकल। These are present at the growing tips of stems and roots. Apical meristems is primary meristems as they divide further and responsible for elongation of roots and stems. Cells of these regions further differentiate into permanent tissue. यानी पौधे के ग्रोइंग रीजन में जब हम लोग ग्रोइंग सीड्स की बात करें तो यहाँ पर वो देखते हैं कि प्लिम्यूल और रेडिकल दोनों भाग में, एक ऊपर जो कि शूट एपेक्स को बनाता है, दूसरा रूट एपेक्स को। तो दोनों के आइदर स्टेम्स और रूट के जो एपिकल पोर्शन में सबसे अगले शीर्ष भाग में जो अवेलेबल होंगे, ये पोजीशन हुआ सबसे अगले भाग में अवेलेबल होंगे, इसको हम लोग एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। दूसरा कहाँ होगा? लैटरल। These are present along the sides of the central axis of the plant. These forms the vascular tissue. Every year, new vascular tissues are formed to transport the food, and it appears on the lateral side of the axis. That means the surrounding circular areas of stems or the trunk. So these appears as ring. These rings added each year and cause growth and thickness of the stems known as the cambium ring. These lateral meristems are secondary meristems. ये दूसरा इंपॉर्टेंट है लैटरल, यानी तने के साइड दोनों क्या यानी सराउंडिंग है, तना गोल ऐसे राउंड है ना, तो इसके चारों बगल लैटरली यानी ऊपर से नीचे की ओर जो लैटरल वे में चारों बगल से जो सेल्स अवेलेबल होते हैं, टिश्यू अवेलेबल होते हैं, इसको हम लोग लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। ये क्या है? हर एक साल एक सर्कुलर चारों बगल से वैस्कुलर टिश्यू का निर्माण करते हैं और हर एक साल पुराने वैस्कुलर टिश्यू काम करना
कम करने में उतने सक्षम नहीं होते हैं, तो फिर से नए वैस्कुलर टिश्यू का निर्माण करते हैं और पुराने वाले स्थिर हो जाते हैं और नॉट एक्टिवली होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हर एक साल एक नया रिंग सर्कुलर वे में एक नया फॉर्मेशन होता जाता है, जिसको ही हम लोग कैम्बियम रिंग कहते हैं। और बाद में ये परिवर्तित हो करके फिर से ये लैटरल मेरिस्टेम्स जो हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम्स के, तो ये लैटरल मेरिस्टेम्स जो होंगे ये होंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम्स टाइप के, चूँकि पहले आधार पर हम लोग सिर्फ 2 भागों में बांटे थे। तो इसी के आधार पर ये जो कैम्बियम रिंग हर एक साल बनते जाते हैं, तो जो मर्चेंट होते हैं ना, वुड मर्चेंट व्यापारी, वो बड़े बड़े तनों को, पेड़ के तनों को देख करके और इस रिंग के आधार पर ये गेस कर लेते हैं कि हाउ मच ओल्ड दिस प्लांट्स आर और द ट्रीज आर, कितने पुराने हैं, कितने साल पुराने हैं। Third one is intercalary. These are present at the base of leaves or internodes. These cells grow fast and later after change into permanent tissue. तीसरे तरह के जो होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये कहाँ, पत्तियों के बेस, जहाँ से पत्तियाँ टहनी से अटैच्ड होते हैं, सटे हुए होते हैं, तो उनके बेस में होता है। और दूसरा इंटरकैलरी नोड, इंटरनोड हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो 2 नोड के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटरनोड बोलते हैं। तो ये वहाँ पर, और यहीं से नई नई शाखाएं उत्पन्न होती है, नई पत्तियाँ निकलती है, तो इसके बेस में यहाँ पर होते हैं। ये बहुत एक्टिवली फास्ट ग्रो करते हैं, जल्दी जल्दी इसमें विभाजन होते रहते हैं, और बाद में चल करके ये भी जो है शो परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें ये जो पहले हैं ये बाद में परमानेंट टिश्यू में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये अभी तक हम लोग इसके बारे में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में चर्चा किए। लेटर ऑन वी हैव टू डिस्कस इन द नेक्स्ट।